हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एमसीक्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो अलग अलग क्लास लेकर आते हैं। आज हम 2022 यानी 2022 के एमसीक्यू लेकर आए हैं और ये वो एमसीक्यू है जो ज्योग्राफी में आए हुए हैं। तो अभी हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, गोंडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है? यानी गोंडीकोटा जो घाटी है वो किस रिवर पर बनी है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो ध्यान रखना ये 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स का है ना, यूपीएससी प्री का ये 2022 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। आपको पता है कि हमारे दक्षिण भारत में 4 मेन नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं। सबसे पहली महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। ठीक है, तो ये 4 बड़ी नदियां। कभी आपसे क्रम पूछा जाए कि सबसे पहली नदी कौन सी है, तो सबसे पहली नदी महानदी है, ठीक है, दूसरी नदी गोदावरी है और तीसरी कृष्णा है और फिर कावेरी है। तो एक बार मैंने आपको नदियों का क्रम बता दिया है। पहली महानदी है, दूसरी गोदावरी है, तीसरी कृष्णा है, फिर कावेरी है। एक से मैं आपको और बता दूं, ये बहुत बेसिक फैक्ट है कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, और महानदी इधर से पहली नदी है, इधर से ये लास्ट में है कावेरी है। ये बड़ी नदियां हैं। उसके बाद जो नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं या तो उनकी सहायक नदियां हैं। तो ये गोंडीकोटा घाटी जो है वो पेन्नार रिवर पर है, पेन्नार नदी पर। ठीक है, और पेन्नार नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। पेन्नार नदी, आपको पता है कि तुंगभद्रा दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिसका मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसके बारे में इतिहास में भी कहा गया है कि तुंगभद्रा का जो मैदान है वो इतना अधिक उपजाऊ होता था कि तुंगभद्रा का जो बेसिन था या मैदान था उसमें एक हाथी के बैठने की जगह में 100 लोग भोजन कर सकते थे, है ना। तो यानी तुंगभद्रा का जो रीजन है, तुंगभद्रा का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है। तो क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत की गोंडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो पेन्नार पर है, पेन्नार पर है। और पेन्नार पश्चिमी घाट से नदी निकलती है। और दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो क्रम भी बता देना, इनमें सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। ओके, आपको पता है, थोड़ी चीज मैं बेसिक बता दूं कि दक्षिण भारत में ये जो यहाँ जो ठीक है, ओके। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं ना, एक थोड़ा समझ लीजिए फैक्टर को। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो मैक्सिमम नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां जो हैं वो पश्चिमी घाट के यानी अरब सागर में भी गिरती हैं। मोस्टली नदियां दक्षिण भारत की ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये बे ऑफ बंगाल है, इसमें गिरती हैं मोस्टली रिवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर है और पर्वत शिखर है। देखो इसमें क्या हुआ है, उन्होंने माउंटेन पीक दिया है और साथ में माउंटेन का नाम दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है, माउंटेन का पीक है यानी माउंटेन चोटी है और साथ में माउंटेन है यानी पर्वत है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, नौकरेक सिक्किम हिमालय। ऊपर दिए हुए कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा इसमें सही है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि नामचा बरुआ गढ़वाल हिमालय में नहीं है, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट गलत है। अगर फर्स्ट गलत है तो आप समझिए ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। ये ट्रिक होती है एग्जाम में पास करने की, बात समझिए मेरी। नामचा बरुआ कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और गढ़वाल हिमालय कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यानी ए और सी आंसर नहीं होंगे। अब बच गए हमारे पास बी और डी। ठीक है, अब देखते हैं नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, एकदम सही है। नंदा देवी आपको पता है नेशनल पार्क है,
नंदा देवी नेशनल पार्क है। और नंदा देवी के साथ में एक बात ये भी है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बात ध्यान रखना। ये नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी एक मंदिर भी है, नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, और नंदा देवी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, कुमाऊं में। तो नौकरेक सिक्किम हिमालय में, तो नौकरेक जो है वो सिक्किम में नहीं है, नौकरेक मेघालय में है। तो ये चीज आप याद रखना, नौकरेक मेघालय में है, ठीक है। कुछ कुछ बातें हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा नोट कर सकते हैं कि नामचा बरवा, ओके, और नामचा बरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी है उत्तराखंड में, और नौकरेक है मेघालय में, ठीक है, नौकरेक है मेघालय में। तो ये चीज ध्यान रखना, नौकरेक मेघालय में है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर का है बी, ओके, बी राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 3 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्य रूप से कब होता है? ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, यानी उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यूं कह सकते हैं कि इंडिया में, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। मेरी बात समझ में है? 21 जून को होता है। जैसे हम लोगों ने कई बार इस चीज को समझा है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो सूर्य है वो इस तरह से चमकता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर 21 जून, और यहाँ पर 23 सितंबर, और यहाँ पर 22 दिसंबर, और यहाँ फिर 21 मार्च, ठीक है। तो जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कैसे कैसे दिए हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, जून के महीने की पहली छमाही, है ना, तो ऐसा नहीं है जून के महीने की पहली, तो ध्यान रखना है जून के दूसरे माह की छमाही, तो जून का जो दूसरा सप्ताह होता है, ठीक है, बात समझिए। हाँ, जो जून का, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है, हाँ, जो जून का सेकेंड हाफ होता है जून का, ये होता है बी आंसर है। तो सीधे सीधे उन्होंने 21 जून नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक चीज कि इंडिया में है ना लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को, 21 जून को। और भारत में सबसे छोटा डे है ना स्मॉलेस्ट डे कब होता है? स्मॉलेस्ट डे 22 दिसंबर को, ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है इंडिया में? लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। इंडिया में स्मॉलेस्ट नाइट कब होती है? स्मॉलेस्ट नाइट होती है 21 जून को। आपको पता है कि अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो 21 जून को सबसे छोटी रात होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको समझ लोगे तो। आगे हम लोग ज्योग्राफी क्लास में करेंगे, तो इतना जान लीजिए कि जून का जो सेकंड वीक होता है, जून का जो सेकंड थर्ड यानी 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों पर आंध्र प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें से आमतौर पर चाय का उत्पादन कितने राज्यों में होता है? तो उसमें बोला है टी प्रोडक्शन, है ना, जो टी का प्रोडक्शन है वो कितने राज्यों में होता है? तो देखो एक चीज हम बता दें आपको कि यहाँ पर केरला भी है और हिमाचल प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो एक चीज बताएं हम, केवल इसमें चाय केवल केरला में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यानी 2। तो चाय का उत्पादन है वो सिर्फ और सिर्फ केरला में होता है और बाकी राज्यों में होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर केरला में होता है। इन राज्यों में ऐसा नहीं है कि त्रिपुरा में नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा है ना चाय उत्पादन केरल में होता है इन राज्यों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
फ में क्या दिया उन्होंने, एक जलाशय दिए हुए, यानी कुछ वाटर बॉडी दी हुई है, जैसे घट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथन। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो जलाशय का मतलब एक वाटर बॉडी है, उससे पूछा है। तो पहली बात है कि इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है। सबसे पहली बात, इंदिरा सागर इज नॉट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है ना। उसमें क्या पूछा है, सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो यानी जो केवल 3 है ना, यह सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो ध्यान रखना, घट प्रभा, घट प्रभा एक जलाशय है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। घट प्रभा एक जलाशय है जो तेलंगाना में है। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर हम सब लोग जानते हैं, और इंदिरा सागर ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। यानी इसमें ये प्रोडक्शन दिए हुए हैं, कॉटन है, राइस है, गन्ना है, गेहूं है। पूछा है इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जो नाइट्रेट ऑक्साइड भी प्रोडक्ट करता है और मीथेन भी। तो एक बात ध्यान रखना, कपास नहीं करता है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, चावल। देखो, जो मीथेन है, या मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स का मतलब दलदली गैस है ना। तो जो मीथेन गैस है उन सभी फसलों में या उन सभी जगह पर होगी जहां पर वेटलैंड होगी, ठीक है। जहां पर वेटलैंड होगी वहां पर सभी जगह होगी मार्स गैस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, चावल, ठीक है। तो चावल एक ऐसी क्रॉप है जहां पर नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन दोनों प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, खेती की चावल सघनता की प्रणाली जिसमें चावल के खेतों को वैकल्पिक रूप से गीला और सुखाने का अभ्यास किया जाता है, परिणाम होते हैं। यानी कह सकते हैं इसको इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन, है ना, इंटेंसिव। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें देखिए, बीजों की आवश्यकता में कमी। जब हम सघन कृषि करते हैं, चावल सघनता कृषि करते हैं, तो बीजों की आवश्यकता में कमी, यानी बीज कम जरूरत पड़ती है, ये भी सही है। मीथेन के उत्पादन में कमी, तो ये बात भी सही है, मीथेन का उत्पादन भी कम हो जाता है। एक मिनट, चलिए, ठीक है। दूसरा है मीथेन उत्पादन में कमी, बिजली की खपत में कमी। जाहिर सी बात है, जब हम एक सघन चावल की प्रणाली का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर भी कम लगेगा, इरिगेशन भी कम होगा और सीड्स की जरूरत भी कम पड़ेगी, ठीक है। तो उसका क्या आंसर है, डी, यानी इसमें सभी राइट आंसर हैं। ओके, चलिए, सभी इसके राइट आंसर है डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो सूखकर मरुस्थल बन गई है। इसमें क्या पूछा उन्होंने, झील का नाम पूछा है और पूछा कौन सी वो झील है जो सूखकर डेजर्ट बन गई है। आपको पता है लेक विक्टोरिया यूएसए में है ना, लेक फैगुबान, लेक अगोटा, लेक बोल्टा। इसमें जो लेक फैगुबाइन है, ये एक ऐसी लेक है जो पश्चिमी अफ्रीका में है और पूरी तरह से सूख गई है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो न्यूज में कभी रहे हों, है ना। तो लेक फगुट ये पूछा जा सकता है। देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2022 का क्वेश्चन है। इसका मतलब है ये न्यूज में अभी भी है, ध्यान समझिए। जो 22 का क्वेश्चन है ना, वो 22 में तो है, 23 भी आ गई ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत पुराना हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि इस लेक के आसपास से इंफॉर्मेशन या आसपास की चीजों से क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, उनका फायदा यही होता है
क्योंकि हम क्या कहते हैं, जैसे पुराने 3 साल के क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो उनसे रिलेट होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा, निम्नलिखित युगों में प्रचार करें आर्द्र भूमि और स्थान। तो उससे पूछा कौन सी आर्द्र भूमि किस स्थान से है। तो जैसे है होकरा, है ना, होकरा आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जानते हैं क्या होता है, वेटलैंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। एक ऐसी प्रकृति भूमि है जो हमेशा जल से डूबी रहती है। ध्यान समझिएगा, आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि है जो हमेशा जल से डूबी रहती है, प्राकृतिक रूप से डूबी रहती हो। रामसर भूमि इसी को कहते हैं। हर आर्द्र भूमि रामसर भूमि नहीं होती, ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वेटलैंड, तो वेटलैंड का मतलब है नेचुरल, उनमें पानी भरा हो, और एक होता है ना रामसर लैंड, है ना, रामसर लैंड। तो रामसर लैंड अलग होता है। रामसर लैंड वेटलैंड होता है, लेकिन वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। मेरी बात समझ गए ना। ऐसी आर्द्र भूमि जिसको संरक्षित किया गया हो हम लोग रामसर भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, हाँ इसमें 9 का पूछा है, इसमें कौन सा सही है। तो खोखरा आर्द्र भूमि पंजाब, रेणुका हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा, है ना, इस्थमो कोटा तमिलनाडु। इसमें पूछा है कौन सा एक सही है, ठीक है। तो 9 का केवल इसमें 2 सही है, ओनली 2, ठीक है, केवल इसमें 2 सही है, ये वाला। रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश में, बाकी इनमें कोई सही नहीं है। अब देखो, आपको लगता है कि यूपीएससी का लेवल है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो 2 से 5 क्वेश्चन रखता है तो बहुत इजी रहते हैं। लोग कहते हैं कि यार लेख थोड़ी पूछी जाती हैं, बिल्कुल पूछी जाती हैं। अगर वो न्यूज़ में है, अगर वो किसी वजह से चर्चे में है, तो वो जरूर पूछी जाएंगी। या कोई प्रॉब्लम है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो पूछी जा सकती है। आप समझिए, रुद्रसागर झील से कोई सीख सकता है यूपीएससी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी बनाता है। तो मतलब क्या है कहने का, कि आप बहुत अच्छे से हर चीज को समझिए, चाहे वो फैक्ट हो, फैक्ट से ही यूपीएससी क्वेश्चन बनता है। ये सारे फैक्ट ही तो लग रहे हैं ना आपको, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही रहा है ना। चले, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि हम भाई फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 10, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। टॉपिक है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो विभिन्न देशों में उत्सर्जन में कमी की प्रतिज्ञा है, यानी जो क्या है ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो क्या है ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का एक विंग, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत सीमित समिति जलवायु परिवर्तन पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रचारित वित्त पोषित एजेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया एक डेटाबेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, 2022 का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 23 में भी आ सकता है। इस क्लास का मेरा पूरा फोकस ये है कि 2023 के लिए जो सिविल सर्विस एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स, उसमें कैसे आपको सपोर्ट किया जाए। तो इन सारे टॉपिक को बेस में जाकर देखिए, ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या कहता है, यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित रूप से आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे के रूप में कार्य करती हैं। आर्द्र भूमियों के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सर्वयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बात समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्षा वन है, देखिए जो रेनफॉल फॉरेस्ट है ना, रेनफॉल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है इक्वेटर रीजन में, है ना, सबसे ज्यादा इक्वेटर रीजन में है। और इक्वेटर रीजन में बेसिकली ब्राजील में, है ना, ब्राजील में है। और ब्राजील के जो फॉरेस्ट हैं जिनको हम कहते हैं क्या, सवाना फॉरेस्ट, है ना, जिनको हम सवाना कहते हैं,
इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है तो पहली बात समझिए कि रेनफॉल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर रीजन में। इक्वेटर रीजन का मतलब ये वाला एरिया है ना, यहां पर सबसे ज्यादा और रेनफॉल फॉरेस्ट है इक्वेटर रीजन में। और उनमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए आपका कि कौन सा देश है जहां पर वर्षावन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दैट रीजन इज ब्राजील। और ब्राजील के वनों को क्या कहा जाता है? सवाना, सेल्वा, सॉरी सेल्वास कहा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये सेल्वास कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये सेल्वास कहा जाता है, यहाँ के वनों को सेल्वास कहा जाता है। और अमेजन वन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जो वेटलैंड है उनको गुर्दे या किडनी कहते हैं, कैसे? ठीक है, बात समझ गए हमारी बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे वेटलैंड हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं। वेटलैंड में जल चक्र में सतही अपवाह, अब मृदा रिसाव और वाष्पीकरण शामिल है, तो वो तो हर जगह होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जल क्रम में सतही अपवाह ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो जो वेटलैंड है वो सतही अपवाह बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो एक वाटर स्टोरेज है, वाटर लॉगिड एरिया है। शैवाल पोषक आधार बनते हैं जिस पर मछली का है ना, कृषि ऐसा भी नहीं है। आर्द्र भूमि अवसादन संतुलन और मिट्टी स्थिरीकरण को बनाए रखने के लिए है ना महत्वपूर्ण भूमिका। तो मिट्टी स्थिरीकरण कैसे होता है? उसमें नहीं होता है, पानी होता है। जलीय पौधे भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों की अवशोषित करते हैं। ये सही है, इसका डी आंसर है, डी आंसर। देखो किसी तरह से क्या होगा, हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड का यूटिलाइजेशन क्या है कि जलीय पौधे भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित गुच्ची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्ची क्या है ना। तो गुच्ची मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे खोल पाऊं, गुच्ची एक प्रकार का मशरूम है। गुच्ची एक प्रकार का कह सकते हैं कि फंगस है ना। गुच्ची एक प्रकार के फंगस है और ये पहाड़ी इलाकों में होती है, ठीक है। आई थिंक आंसर आपको समझ में आ गया होगा। गुच्ची एक प्रकार का फंगस है, यानी मशरूम है। मशरूम भी तो फंगस ही होता है ना। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है, बिल्कुल सही है, हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है। यह उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालयी तलहटी में नहीं उगता है, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है जहां टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो गुच्ची एक प्रकार का फंगस है, ये सही है। ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में मिलता है, ये भी ठीक है। देखो ध्यान रखना है, तो उत्तर पूर्व में सभी आ गए, तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी राइट आंसर है सी, ओनली सी इसका राइट आंसर है। तो गुच्ची आप समझ गए, गुच्ची एक फंगस है, एक मशरूम है एक तरह का, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज के टॉपिक, और उसके बाद फिर हम आपको बता दें कि ठीक है, ये हमारा विभा लिखा IAS अकेडमी है, मैं इसका डायरेक्टर हूं। और आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो या डाउट हो, तो आप या ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से हमसे जुड़ना चाहते हो, तो ये हमारे नंबर दिए हो, आप इन पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।